इसको थोड़ा जो है ना, इस सेक्शन को 84 को दो भागों में पढ़ो। आपने उसको थोड़ा सा ओवरलुक कर दिया है। वो ये है कि 6 महीने के भीतर तो उस कोर्ट में आपत्ति करनी है जिस कोर्ट ने कुर्की या जब्ती की है प्रॉपर्टी की, या सेल कर दिया उसके अनुसार उसमें उसे। ठीक है, तो जहाँ कुर्की हुई है, मान लीजिए ये अपन मेंटेनेंस का मामला ले लें, उसके संबंध में अगर कुर्की हुई है या फाइन की वसूली के लिए हुई है, जो 446 में आएगा, आगे 446 CRPC में आएगा, तो उस कोर्ट के सामने आप 6 महीने तक जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ इन केस अगर आप वो नहीं कर पाते हैं, मतलब सफल नहीं हो पाते हैं ये सिद्ध करने में कि ये संपत्ति मेरी है, तो ये आपको 1 साल का जो टाइम पीरियड या लिमिटेशन दिया गया है सब सेक्शन 4 में, ये है आप सिविल जज के यहाँ सिविल सूट फाइल कर सकते हैं कि मुझे इसका मालिक घोषित किया जाए। वो नहीं 6 महीने नहीं आएंगे इसमें। देखो, जो आपने सेक्शन पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि उपधारा 1 के अधीन किसी दावे को पूर्णतः या भागतः नामंजूर कर दिया गया है। मतलब मैंने जाके वहाँ कोर्ट में क्वेश्चन उठाया कि ये संपत्ति मेरी है, और उस कोर्ट ने जिसने जब्ती की थी या कुर्की की थी उसने उसे नामंजूर कर दिया। तो जो नामंजूर की डेट है, या उसने पार्टली मंजूर किया कि नहीं पूरी संपत्ति आपकी नहीं है, आधी संपत्ति आपकी है, तो इस तरह का आदेश जब हुआ, उस आदेश के 1 साल के भीतर मैं उसे चैलेंज कर सकता हूँ सिविल कोर्ट में, और सिविल कोर्ट जो आदेश देगा वो फाइनल होगा, और वो आदेश इस कुर्की की संपत्ति पे लागू होगा। क्योंकि एक्चुअली फौजदारी कोर्ट को डिसाइड करने का अधिकार नहीं होता। मालिकाना हक या टाइटल जिसको हम कहते हैं, स्वत्व जिसे कहते हैं, वो डिसाइड हमेशा सिविल कोर्ट करता, क्रिमिनल कोर्ट नहीं करता, मजिस्ट्रेट नहीं करता कभी। तो इसके लिए सिविल जज के पास जाने का आवेदन वो प्रावधान किया गया है। और धारा 84 CRPC का जो सबसेक्शन 4 है, उपधारा 4 है, वो क्लियर कहती है कि वो जिसका दावा विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में करता है वह वाद संस्थित कर सकता है। ही कैन फाइल ए सूट, नॉट प्रोसीडिंग। क्रिमिनल कोर्ट में प्रोसीडिंग होती है और सिविल कोर्ट में सूट या दावे होते हैं। सूट मतलब दावा, सिविल का दावा। हाँ, वाद संस्थित मतलब फाइल करना है, इंस्टीट्यूट करना है, तो सूट फाइल कर सकता है वो। और इसमें भी देश में खुद ही दे दिया गया है कि ऐसे आदेश की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर, तो जैसा आदेश हुआ है जहाँ मेरा ये तो नामंजूर कर दिया गया, मैंने उस कोर्ट के सामने जिसने कुर्की की थी प्रॉपर्टी की, वहाँ ये मैंने बात उठाई कि मेरी ये संपत्ति है और इसे मुझे वापस किया जाना चाहिए, तो वो कोर्ट ही कहता है कि नहीं आपके नहीं है। एक तो रिजेक्ट हो गया, दूसरा ये पार्टली मंजूर कर लिया कि ठीक है आपकी है लेकिन पूरी आपकी नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को मैं जब ये आदेश उस कोर्ट ने किया है उसके 1 साल के भीतर सिविल जज के यहाँ जाके मैं दावा फाइल करूँगा, और ये अपने फेवर में जजमेंट ला के दे देता हूँ अगर, तो वह जजमेंट उस क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर बाध्यकारी होगा। वो उसी के आधार पर फिर उस प्रॉपर्टी का डिस्पोजल करेगा। और जहाँ तक ये बात है कि अगर प्रॉपर्टी बेच दी गई है, कुछ की गई है, तो उसकी क्षतिपूर्ति देने के बाद में उसकी कुछ राशि जो है वो जो बच जाती है वो खजाने में जमा हो जाती है, CCD में, उसको सिविल कोर्ट डिपॉजिट कहते हैं। वो क्रिमिनल केस में भी जमा फाइन की राशि भी वहीं होती है, सिविल की राशि भी वहीं होती है। तो उसमें जो बचा पैसा है वो दे दिया जाता है। लेकिन यूजुअली जब ये टाइटल या ओनरशिप डिस्प्यूट में हो जाती है तो ऐसी प्रॉपर्टी का फिर वो नहीं किया जाता, ये नीलामी वगैरह नहीं होती, कोर्ट आगे प्रोसीड नहीं करता। पहले उन सब आपत्तियों का निराकरण करता है जो उसके स्वामित्व के संबंध में या उसके ओनरशिप के संबंध में ज़रूरी हैं या आई हैं उसके सामने। तो जब इन आपत्तियों का निराकरण कोर्ट करेगा उस समय तक वो प्रॉपर्टी रहेगी तो कोर्ट के पास, मतलब कुर्क रहेगी, अटैच रहेगी या सीज रहेगी, लेकिन उसका डिस्पोजल नहीं होगा। और अगर वो ये आदेश हो गया कि ये संपत्ति मैंने नहीं पाई, मतलब न्यायालय ने नहीं पाई उस व्यक्ति की जिसने आके ये असर्ट किया था कि प्रॉपर्टी मेरी है, और वो व्यक्ति कहता है कि मैं इस ऑर्डर को चैलेंज कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं सबसेक्शन 4 में जा रहा हूँ, तो फर्दर कोर्ट वेट करता है कि ठीक है आप जाइए, वहाँ से स्टे ले आइए या फिर वहाँ से अपने हक में आदेश ले आइए आप। और वो अगर आदेश लेके आता है तो वो क्रिमिनल कोर्ट जिसने कुर्क की है संपत्ति, उस पर वो आदेश जो है वो बाध्यकारी होगा, लागू होगा, क्योंकि टाइटल डिसाइड करने का अधिकार या स्वामित्व डिसाइड करने का जो अधिकार है, राइट है, वो सिविल जज के पास में। ठीक।
एडल्ट्री, लिविंग विद सम अदर पर्सन देन हस्बैंड, जिसके साथ वो लीगली वेडेड या लीगली मैरिड नहीं है। एडल्ट्री है, हालांकि वो अब मेरे ख्याल से शायद CRPC उससे IPC से वो ऑफेंस हटा दिया गया है, लेकिन वो कंसर्निंग नहीं, लिव इन रिलेशनशिप में तो 2 अनमैरिड लोग रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति मैरिड है और उनका स्पाउस जो है, हस्बैंड या वाइफ, वो जीवित है अगर, तो वो लिव इन रिलेशनशिप नहीं, लीगल रिलेशनशिप मानी जाएगी। दूसरा ये है, अगर वो डिवोर्स हो चुका है उनका मतलब विधिवत, तो फिर वो लिव इन मतलब सिंगल स्टेटस जो है, लिव इन के लिए सिंगल होना चाहिए स्टेटस यूजुअली जो जजमेंट आए हैं उनमें। और सिंगल स्टेटस तब उधर होगा जब या तो डिवोर्स हो गया हो या किसी उनके जो साथी है उसकी मृत्यु हो गई हो। हाँ राज बताओ। एडल्ट्री हट गया तो वो ऑफेंस IPC में नहीं रहा, लेकिन CRPC में तो वो राइट बनता है हस्बैंड का कि वो प्रमाणित कर दे कि ये एडल्ट्री की कंडीशन में रह रही है, इसलिए वो अब उसको मेंटेनेंस नहीं देगा। 125 की जो कार्रवाई है, इसको आपको पहले ये समझना होगा। 125 की जो कार्रवाई है जो चैप्टर 9 में आती है, ये ना तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है और ना ही सिविल प्रोसीडिंग है। इसको हम कहते हैं क्वासी सिविल या क्वासी क्रिमिनल, अर्ध दीवानी या फिर अर्ध आपराधिक, क्योंकि इसमें जो लायबिलिटी है वो सिविल है, लेकिन लायबिलिटी के इनकार करने पर जो पनिशमेंट है वो क्रिमिनल है। ठीक है। और आपका डाउट, और साथ में डाउट क्या था राज? हाँ, ये कह सकते हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया है कि एडल्ट्री जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अभी CJI साहब का एक जजमेंट भी आया है, जो उन्होंने कोर्ट में कहा है कि किसी भी महिला की सेक्सुअलिटी पे, उसकी इच्छाओं पे उसके पति का कोई स्वामित्व, ओनरशिप नहीं होती। वो चाहे तो मतलब लोग अलग लोगों से संबंध बनाने के बारे में है। वो कंट्रोवर्शियल जजमेंट है, लेकिन जजमेंट है, अभी अस्तित्व वो रखता है अस्तित्व। नहीं, वो हस्बैंड के बारे में नहीं है, वो महिलाओं के बारे में। ये इसमें देखो कुछ नहीं कह सकते। जब मैं जज हूँ, अगर मान लीजिए मैं कोई जजमेंट कर रहा हूँ, तो आप मुझे चैलेंज नहीं कर सकती आपने ऐसा क्यों किया। आप मेरे ऊपर कोर्ट में जा सकते हैं, और इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसके लिए आप रिव्यू पिटीशन उन्हीं के सामने फाइल कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आपने ऐसा क्यों किया। ये क्वेश्चन मार्क जज के काम के ऊपर कभी नहीं लगता है। हाँ, नहीं, हाँ पूछो। हाँ, 125 में तो नहीं दे सकता है अभी तक जो हमारे पास है प्रावधान, लेकिन अभी कुछ समय पहले मैंने पढ़ा था कि शायद ये लखनऊ हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने और एक साउथ का कोई हाई कोर्ट है, उन्होंने जजमेंट दिया है कि अगर हस्बैंड अगर ऐसा है, डिसेबल है या स्थिति में नहीं है, तो वाइफ से मांग कर सकता है। और दूसरा साथ में ये भी दिया था इसमें कि जो सास ससुर हैं उनका भरण पोषण भी माता पिता के भरण पोषण की श्रेणी में आता है। तो इसको अगर प्रैक्टिकल आंसर कहें तो हाँ, कर सकता है। हाँ, फिर उसे नहीं देना पड़ेगा। कोर्ट इसमें ऑर्डर करे, कोर्ट ऑर्डर पास करेगा, वो कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाएगा कि इसमें जो प्रावधान है, और वो प्रावधान ये है कि ये कौन से इसमें दिया गया है परंतुक में, एक मिनट ज़रा मैं देख लूँ, क्योंकि सारी चीज़ें एकदम याद नहीं रहती हैं। हाँ, ये है, इसके स्पष्टीकरण में दिया गया है। स्पष्टीकरण का ये जो है, और साथ में ये मेरे ख्याल से 125 का सबसेक्शन 4 है कि कोई पत्नी अपने पति से इस आधार के अधीन भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए भत्ता और कार्रवाई प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी
यदि वह जारता की दशा मतलब एडल्ट्री की कंडीशन में रह रही है, अथवा यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, ये इम्पोर्टेंट है, अथवा वे पारस्परिक सम्मति से, 3 पार्ट हैं इसके, तो पहला तो पढ़ लिया आपने, सेकंड पार्ट जो है इसका इसी सबसेक्शन 4 का 125 के, ये इम्पोर्टेंट है। ये है कि वो पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है। इसके लिए फिर जो जो वो है फैमिली कोर्ट में वहाँ आवेदन लगता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का, इसको हिंदी में कहते हैं दाम्पत्य अधिकारियों की पुनर्स्थापना। इसके लिए हस्बैंड फिर एक फाइल करता है दावा, उसमें वो ये लिखता है कि मैं अपनी पत्नी को साथ में रखना चाहता हूँ बजाय मेंटेनेंस देने के, और पत्नी फिर बिना किसी कारण के इनकार करती है तो मेंटेनेंस का जो उसका आवेदन है वहीं खारिज हो जाता है। या फिर पत्नी जो है वो उसका रिबेटल या खंडन लेके आती है कि मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन इसके कारण ये हैं कि ये क्रूरता करता है, ये अपशब्द इस्तेमाल करता, मारता पीटता वगैरह है, या इसके अन्य स्त्रियों से संबंध है और ये मुझे इज्जत से नहीं रखता वगैरह वगैरह। लेकिन जहाँ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का लगा दिया और वाइफ की तरफ से कोई रिबेटल नहीं आया, तो कोर्ट फिर आदेश करता है कि भी 15 दिन या 30 दिन का समय देता है कि इस समय के भीतर आप साथ में रहें। ठीक है, फिर भी अगर वो मना करती है तो मेंटेनेंस का आवेदन खारिज हो जाएगा। दूसरा ये है, एक तो एडल्ट्री देख ली अपन ने, कि देख ली कि पर्याप्त कारण के बिना, है ना। तीसरा है कि वो पारस्परिक सहमति से रह रहे हैं, जैसे हम कहते हैं म्यूचुअल डिवोर्स। म्यूचुअल डिवोर्स एक ऐसा वर्ड है जिसमें दोनों पक्ष सहमत होते हैं कि हम एक दूसरे की सहमति से ले रहे हैं। तो वो ऐसी पत्नी जो अलग रह रही, जो पारस्परिक सहमति से ले रही है, उन्होंने आपस में कुछ लिखा पढ़ी कर ली, 1 मिनट लिखा पढ़ी कर ली है, तो फिर उसे ये मेंटेनेंस लेने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि वो हस्बैंड जो है वो लिखित में पेश कर देगा कि साहब हम जब अलग हुए थे, ये अलग इसलिए रह रही है कि हम लोगों ने आपसी सहमति बनाई थी एक, और म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर हम लोग अलग अलग रह रहे हैं, मतलब आपसी सहमति से रह रहे हैं, तो ऐसी दशा में इसको मांगने का अधिकार नहीं है, तो आवेदन वहीं खारिज हो जाएगा। हाँ, पूछिए अब।